हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आगामी समय में कुछ परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं करेंट अफेयर के न्यू सीरीज, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल चलेगी, जिससे ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को समस्या आएगी ना ही हिंदी मीडियम वालों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। आज की सीरीज हमारी पहली न्यूज क्या है? 22 दिसंबर। आज कौन सी डेट है? 22 दिसंबर डेट है। तो 22 दिसंबर को आज ही का दिन देखते हैं कि हम क्या इस दिन क्या मनाते हैं, क्या स्पेशल मनाते हैं, किस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, मतलब गणितज्ञ दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? श्रीनिवासा रामानुजन की। क्या होती है? श्रीनिवासा रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने 22 दिसंबर को कौन सा दिन मनाना शुरू किया है? नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन December 22 to commemorate the birth anniversary of Srinivasa Ramanujan, one of the India's most influential and globally recognized मैथमेटिशियन ये रहे हैं। इसलिए हम इनके जन्मदिन को मनाने या सेलिब्रेट करने के लिए इसी दिन हम लोगों ने क्या मनाना स्टार्ट किया है? नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। अब देखें कि ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट की साइड से फॉर्मली इसकी घोषणा कब की गई थी कि हम ऐसा भी कोई एक दिन मनाएंगे? वो दिसंबर 2011 में की गई थी। फिर इसके एक साल बाद 2012 से हमने इसको प्रत्येक साल मनाना शुरू किया है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो क्या डेट है? 22 दिसंबर है। अगर रामानुजन चार के बारे में अगर हम देखें तो इनको पोनियर कहा जाता है। पोनियर मतलब किसी काम की शुरुआत करना। उससे पहले वो काम नहीं हो रहा था या उससे पहले उस काम के बारे में कोई जानता नहीं था, तो शुरुआत किसने की है? शुरुआत इन्होंने किस चीज की है? पोनियर वर्क इन मैथमेटिकल एनालिसिस की, नंबर थ्योरी की, इनफिनाइट सीरीज की एंड कंटिन्यू फ्रैक्शन की। तो इन्होंने किनकी स्टार्ट या किसके जनक कहे जाते हैं? ये मैथमेटिक्स एनालिसिस के, नंबर थ्योरी के, इनफाइनाइट सीरीज के एंड कंटिन्यू फ्रैक्शन के ये जनक कहे जाते हैं। कौन? रामानुजाचार्य। आगे देखिए अगर श्री रामानुजाचार्य के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। कहाँ पर? एडोर एक जगह है। ये जगह कहाँ है? तमिलनाडु में है। वहां इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। इनकी मृत्यु कब हुई है? 26 अप्रैल 1920 को। कहाँ पर? कुंभकोणम में। कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में ही है। वहां पे इनकी डेथ हुई है। अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो 1911 में रामानुजन जो थे उन्होंने क्या किया था? पहला फर्स्ट पेपर इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, इन्होंने पहला पब्लिश जो पेपर किया था वो किस नाम से किया था? इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के नाम से किया था। कब? 1911 में किया था। फिर 2 साल बाद 1913 में इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। इन 1913 ही बिगिन अ करेस्पॉन्डेंस, किसके सहयोग से या किसके साथ मिलके? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। कौन थे? गोल्डफ्रे एच हार्डी थे। which lead a special scholarship from the University of Madras and a grant from Trinity College, Cambridge। इन्होंने जो कोलैबोरेशन या फिर जिनके सहयोग से मिलके जो इन्होंने काम किया उसके लिए इन्हें क्या मिला था? ग्रांट स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप किस यूनिवर्सिटी से मिली थी? मद्रास यूनिवर्सिटी से मिली थी। और ग्रांट या अनुदान जो मिला था वो कहाँ से मिला था इन्हें? ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में। वहां से इन्हें अनुदान मिला था। फिर 1918 में इन्होंने क्या किया है? इन 1918 ही वाज इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में ये इलेक्ट हुए थे 1918। इलेक्ट हुए किसमें? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में।
तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यंगेस्ट थे, मतलब सबसे कम उम्र के मेंबर बने थे कहाँ पे, ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में। एंड द पहले इंडियन थे टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रियस यूनिवर्सिटी, और ये पहले इंडियन भी बने थे जो ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप के लिए मिली थी, इनको ट्रिनिटी कॉलेज से फेलोशिप मिली थी, ये ऐसे पहले भारतीय बने थे। ठीक है, ये किसके बारे में देखा हमने, रामानुजाचार्य के बारे में देखा। इनका डे कब सेलिब्रेट करते हैं, द नेशनल मैथमेटिक्स डे कब करते हैं हम लोग, 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आगे हम देखें तो एक नंबर है 1729, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य नंबर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, रामानुजन नंबर भी कहते हैं। और इसको नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी संख्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यू इन टू डिफरेंट वे। कौन कौन सी का क्यू होता है, एक तो 1 का क्यू प्लस 12 का क्यू करेंगे हम तो कितना आएगा, 729 आएगा। एंड जब हम 9 का क्यू प्लस 10 का क्यू करेंगे तब भी सेम नंबर हमें प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रामानुजाचार्य नंबर कहते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही इसको बताया था, इसको रामानुजाचार्य नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, ये हमको दिख रही है ना, सी दिख रहा है, सी के ऊपर क्या है, शिप है, बड़ी सी शिप दिख रही है। तो क्या, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, नाम क्या है इसका, अमूल्य, कमीशन इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में हमने क्या किया है, कमीशन किया है, जो शिप कमीशन किया है उस शिप का क्या नाम है, अमूल्य नाम है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम क्या है, अमूल्य है, कमीशन किया गया है कहाँ पर, गोवा में हमने इसको कमीशन किया है। कमीशन का मतलब क्या होता है, आधिकारिक तौर पर अब एक घोषणा हो गई है कि जो शिप हम लेके आए हैं वो समुद्र की रक्षा है, समुद्र की निगरानी आधिकारिक तौर पे अब करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, नाम क्या है, अमूल्य, अ न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल एट गोवा। फास्ट पेट्रोल वेसल, वेसल मतलब निगरानी करना, तो जो हम शिप लेके आए हैं उसका मोटिव क्या है, निगरानी करना, किसकी, समुद्र की, मतलब समुद्र की सुरक्षा से संबंधित निगरानी करना, जो तस्करी वगैरह हो रही है उसको रोकना, फिर चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो या फिर ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग होता है, तस्करी होती है, इन सब की निगरानी करना किसका काम है, इसका काम रहेगा। इसका नाम क्या है, अमूल्य नाम है। ये जो वेसल्स हम लोग लेके आए हैं ये तीसरे नंबर की वेसल है, इससे पहले 2 नंबर की 2 वेसल्स हम लोग कमीशन कर चुके हैं, ये तीसरे नंबर की वेसल्स है। और किस कैटेगरी की है ये, अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, एक कैटेगरी लेके आए थे, कौन सी थी, अदम्य क्लास, एक क्लास लेके आए थे, उस क्लास का क्या नाम था, एक क्लास लेके आते हैं, क्लास के अंतर्गत हमें 3 या 4 शिप को कमीशन करते हैं। तो किस क्लास की थी, अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए थी, जिसमें से 2 वेसल्स हम इसके 2 शिप हम पहले कमीशन कर चुके हैं। अमूल्य कौन सी नंबर की है, तीसरे नंबर की वेसल है जिसमें हम जिसको हमने कमीशन किया है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, डिजाइन एंड शिप बिल्डर किसके द्वारा की गई है, गोवा शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई है। इंडिजिनेशन क्या है इसका, 60% इंडिजीनियस कंपोनेंट, इंडिजीनियस मतलब जो सामान इसमें लगा है, जिस टेक्नोलॉजी से बनी है वो किसकी है, इंडिया की है, हमने बाहर से अडॉप्ट नहीं किया। तो 60% से ज्यादा जो टेक्निकल या फिर इसके जो पार्ट लगे हैं इसमें बनाने में वो कहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं। बाकी जो 40% बच रहा है वो हमने विदेश से लिया है। और अगर 60% से ज्यादा हमने इंडिजीनियस कंपोनेंट यूज करके इसको बनाया है तो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है ये, कि हम मेक इन इंडिया एंड डिफेंस सेल्फ रिलायंट, कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं धीरे धीरे इन सब चीजों में। ठीक है, डायमेंशन अगर हम देखें इसकी तो 51 मीटर फास्ट पेट्रोल वेसल है, 51 मीटर की है ये। प्रोपल्सन देखें इसका
तो दो एडवांस इसमें क्या लगे हैं, डीजल इंजन लगे हैं, और दो जो डीजल इंजन लगे हैं उसमें से एक एक मतलब दोनों एक एक कितने का है, 3000 केवी का है, मतलब एक 3000 का है, दूसरा 3000 केवी टोटल होता है। फिर अगर स्पीड की बात करें तो अप टू 727 नोट तक की इसकी स्पीड है, और न्यूटिकल माइल देखें तो 1500 न्यूटिकल माइल है। क्या है, एंड्योरेंस। ठीक है, अभी हमने कौन सी शिप को कमीशन किया है और किस क्लास की थी वो, तो अदम्य क्लास की फास्ट पेट्रोल वेसल शिप है, और कौन सी नंबर की है, तीसरे नंबर की है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसके अदम्य क्लास की जो हमने दो शिप को कमीशन किया है उनका नाम क्या है, और कब कब हमने इन्हें और कहाँ कहाँ कमीशन किया है। क्यों, क्योंकि अमूल्य जो आई है 3rd नंबर की वेसल हमने कहाँ कमीशन किया है, गोवा में कमीशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, एक्स अग्निवीर है, एक्स अग्निवीर कोटा फॉर बीएसएफ कांस्टेबल पोस्ट नाउ 50%। ये है ना, बीएसएफ दिख रहे होंगे, तो क्या ये न्यूज है, एक्स अग्निवीर से रिलेटेड न्यूज है। तो एक्स अग्निवीर को कितना कोटा मिल रहा है बीएसएफ में कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 50%। चलिए न्यूज देखते हैं। एक्स अग्निवीर कोटा फॉर बीएसएफ कांस्टेबल पोस्ट नाउ 50%। तो क्या है, द यूनियन मिनिस्टर हैज नोटिफाइड एज इंक्रीज इन रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन ग्रुप सी पोस्ट। इस पोस्ट के लिए है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF फ्रॉम 10% टू 50%, स्टार्टिंग विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्टार्टिंग किससे की जा रही है, बीएसएफ से की जा रही है, इसके बाद अदर जो पुलिस फोर्स है उसमें भी ये अप्लाई किया जाएगा। पहले कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता था, 10%, किसको, जो एक्स अग्निवीर होते थे। अब कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया। अग्निवीर आप समझें पहले, तो अग्निवीर जो योजना आई थी वो हमने लॉन्च कब की थी, 2022 में हमने इसको लॉन्च किया था। इसकी एज लिमिट क्या है, 17.5 साल से 21 साल तक के बीच के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहां पे 4 साल की एक पूरी सेवा होती है जिसमें 6 मंथ ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 3.5 साल तक वो अपनी सर्विस वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद जैसे 100% है, 100 में से 25% को आगे प्रमोट करके सर्विस में ले लिया जाता है, बाकी जो 75% बच रहे हैं उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जो रिटायरमेंट दिया जाता है उसमें 11.7 लाख का लमसम दिया जाता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट दी जाती है। अमाउंट कहाँ से आती है, जो ये 4 साल तक यहाँ पे 3.5 साल तक ये जो सर्विस दे रहे हैं, तो पहले साल कितना मिलता है, 30,000, दूसरे साल 33,000, और तीसरे साल कितना मिलता है, कितना, 36,000, और चौथे साल 40,000। तो जो इनकी सैलरी है, सैलरी में से 70% तो इनको दी जाती है सैलरी, बाकी जो 30% जो काट के सेवा निधि में रखा जाता है। तो 30% इनकी सैलरी से लिया जाता है, बाकी गवर्नमेंट अपनी साइड से ऐड करती है, और वही जो ऐड होके बनता है 11.7 लाख, वो इनके रिटायरमेंट आफ्टर 4 साल के बाद इन्हें दिया जाता है। ठीक है, ये अग्निवीर सर्विस थी। अब इनसे जो 25% सिलेक्ट हुए थे और आगे सर्विस में बने रहे, और जो बाकी जो 75% जो रिटायर्ड हुए थे उनको 11 लाख की लमसम दी गई है। बाकी इन्हीं के लिए फिर रिजर्वेशन दिया गया है, कितना, 50%। ये जो लोग हैं रिटायर हो गए हैं, अगर ये आगे किसी सर्विस में एज अ कांस्टेबल के पद पे अप्लाई करते हैं तो इन्हें रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है, 50% दिया जा रहा है। यही न्यूज है। न्यूज में क्या है, ये है कि अर्लियर पॉलिसी क्या थी, पहले क्या था, एक्स अग्निवीर जो होते थे बट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट थ्रू अ रेगुलर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। जो रेगुलर रिक्वायरमेंट प्रोसेस होती थी उसको पूरा करना पड़ता था, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं था। फिर इन 2022 में क्या किया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको, एक्स अग्निवीर को, किसमें, CAPF में। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कितना रिजर्वेशन दे रहे थे, 10% दे रहे थे। फिर एडिशनल रिजर्वेशन इंक्लूडेड 5 year एज रिलैक्सेशन फॉर द फर्स्ट बैच एंड 3 year फॉर सब्सिक्वेंट बैच। ये तो 10% रिजर्वेशन दिया गया था, और एज रिलैक्सेशन जो दिया गया था वो 5 साल दिया गया था पहले बैच को,
तो पहला बैच रिटायर्ड हुआ था अग्निवीर का, उसको 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया था। बाकी जो उसके बाद जितने भी बैच रिटायर्ड हुए हैं उनको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उन्हें 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता था। मान लीजिए किसी कांस्टेबल की पोस्ट है, उसके लिए 21 साल मैक्सिमम एज है। अब आप लोगों की 21 साल हो गई है, तो जो पहला बैच रिटायर्ड हुआ था उनको 5 साल, मतलब वो 21 से 5 26 साल तक क्या कर पाएंगे, इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद फिर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। ठीक है, मतलब 24 साल तक के अगर होंगे तो भी वो उसमें अप्लाई कर पाए। फिर न्यू प्रपोजल जो हुआ उसमें क्या बताया जा रहा है, 50% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन एवरी रिक्रूटमेंट ईयर फॉर कांस्टेबल पोस्ट। तो 50% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है कोई भी कांस्टेबल की पोस्ट होगी उसके लिए। ठीक है, और इन्हें एग्जाम्प्टेड, इन्हें छूट की गई है किससे, पीएससी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें इन्हें छूट दी गई है। बाकी जो अदर कैंडिडेट है, लेकिन जो इन्हें रिटर्न है एग्जाम है वो अदर कैंडिडेट की तरह ही इन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, फेज 1 और फेज 2 रखा गया है। फेज 1 में क्या कहा गया है कि जो नोडल सीएपीएफ रिक्रूटमेंट है एक्स अग्निवीर की, वो 50% वैकेंसी खुद निकालेगा। मतलब सीएपीएफ में जितनी वैकेंसी है उसमें से 50% वो एक्स अग्निवीर से भरेगा अपने आप। सेकेंड फेज में कहा गया है जो 50% अब बच रही है वैकेंसी, उसमें एसएससी रिक्रूटमेंट करेगा, एसएससी के थ्रू वो फिल की जाएंगी। उसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो एक्स अग्निवीर नहीं है वो अप्लाई करेंगे, और 10% उसमें एक्स सर्विसमैन भी ऐड होंगे। एज रिलैक्सेशन की बात अगर की जाए तो फॉर कांस्टेबल पोस्ट के लिए कितना, पहले 30 था, 30 से 5 साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन, तो अब 35 साल हो गया है। अभी ये बीएसएफ में अप्लाई किया गया है। इसके बाद अदर जो रूल होते हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इनमें भी ये लागू किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये हमारी न्यूज थी, किससे रिलेटेड थी, अग्निवीर से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, 26 ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन हुआ है। ऑल इंडिया पुलिस बैंड क्या है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास बैंड भी बोलते हैं। ब्रास बैंड क्या है, जो पुलिस फोर्स है जितनी भी हमारी जो पुलिस जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जहाँ पे परेड वगैरह होती है, तो परेड के लिए जितने भी हम लोग ब्रांच से बने जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको जो हम बजाते हैं, जैसे शहनाई हो गए, ट्रम्पेट हो गया, और जो ड्रम बजते हैं, ये सारे जो ब्रांच से बने हुए जो इक्विपमेंट हैं इनको जो हम बजाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास बैंड बोलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस ब्रास बैंड कंपटीशन हुआ था। कहाँ हुआ है, मौला अली सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ है। कहाँ हुआ है, मौला अली सिकंदराबाद तेलंगाना में कंपटीशन हुआ है। ये स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है। एंड इसमें मेंस ब्रास बैंड कौन जीता है, फर्स्ट कौन आया इसमें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ है, वो फर्स्ट आई है। सेकंड कौन आया है, असम राइफल आई है। वुमेन ब्रांच मेडल की बात करें अगर हम तो सीआईएसएफ ने जीता है। रनर अप कौन रहा है इसमें, सशस्त्र सीमा बल इसमें रनर अप रहा है। ओवरऑल चैंपियनशिप मेंस की अगर बात करें तो कौन जीता है इसमें, महाराष्ट्र ये अवार्ड जीता है। एंड जो अवार्ड है किसके द्वारा दिए गए हैं, ये दिए गए हैं यूनियन कोल माइन मिनिस्टर हैं, कौन है, जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये दिए। ठीक है, ये क्या चीज है, बेसिकली क्या है, ये जो संगीत, अनुशासन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है कंपटीशन। क्यों, क्योंकि इसमें ड्रम बज रहे हैं, परेड जो होती है एक कदम ताल अनुशासन में होती है, तो लेफ्ट राइट कदमों की ताल और संगीत को मैच कराया जाता है। तो इसलिए क्या है, अनुशासन, संगीत और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है हमारा। ठीक है, एकता और विविधता को भी ये दर्शाता है। ये कहाँ हुआ है, मौला अली सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ है। ओवरऑल कंपटीशन में कौन जीता है, महाराष्ट्र जीता है। मेंस ब्रांच मेडल की बात करें तो कौन जीती है, आरपीएफ। सेकंड कौन आया है, असम राइफल। वुमेन्स की बात करें तो सीआईएसएफ जीता है, और रनर अप कौन रहा है, सशस्त्र सीमा बल
में रहा है। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो फर्स्ट एडिशन ऑफ सिनेकाइंड अवार्ड वाज हेल्ड इन कोलकाता। कहाँ हुए हैं? सिनेकाइंड अवार्ड हुए हैं। कहाँ होल्ड हुए हैं? कोलकाता में होल्ड हुए। सिनेकाइंड अवार्ड क्या होते हैं? सिनेकाइंड अवार्ड वो होते हैं जो फिल्मों, साहित्य, इनके द्वारा क्या करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को मजबूत करना, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। किसके द्वारा? संगीत के माध्यम से, फिल्म बना के ऐसी, या फिर संगीत, फिल्म, साहित्य के माध्यम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन से अवार्ड दिए जाना स्टार्ट हुए हैं? सिनेकाइंड अवार्ड देने स्टार्ट हुए हैं इस बार से। ठीक है, सिनेकाइंड अवार्ड एंड वन ऑफ इट्स काइंड यूनिक इनिशिएटिव है, विच वाज टेकन बाय द फरीदुल हसन। फरदुसाल हसन प्रेसिडेंट है किसके हैं? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। कौन है? फरदुसाल हसन है। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और मेनका संजय गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, चेयरपर्सन ऑफ पीपल ऑफ फॉर एनिमल। इन दोनों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। These honors were not limited to cinema honor but were also extended to various NGO भी है इसमें, literary contributor वर्किंग टूवर्ड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। तो जो वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, वो चाहे लिटरेचर के द्वारा फैला रहे हैं, कोई एनजीओ है, या फिर सिनेमा, किसी मूवी के द्वारा ये बता रहे हैं, अवेयरनेस, जागरूकता फैला रहे हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? डॉक्टर हर्षा आत्मकुमारी, आत्मपुरी, डॉक्टर हर्षा आत्मपुरी फॉर द फिल्म माँ का दूध। किसके लिए? माँ का दूध, फिल्म का नाम याद रखिएगा। और किसको मिला है? डॉक्टर हर्षा को। was presented सिनेकाइंड अवार्ड फॉर प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। क्योंकि इन्होंने माँ का दूध जो फिल्म है उसके द्वारा उन्होंने क्या किया है? वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाई है। फिर डायरेक्टर ऑफ चेंज अवार्ड प्रेजेंटेड टू मिस्टर एमएस डॉली व्यास आहूजा एंड मिस्टर कौन है? अरमान रामशय फॉर द फिल्म। कौन सी फिल्म के लिए? द लैंड ऑफ अहिंसा। लैंड ऑफ अहिंसा के लिए किसे मिला है? मिस्टर आर्यमन रैमसन को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, सिनेमैटिक इम्पैक्ट अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर अवार्डेड। एनिमल वेलफेयर के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है वो किसने किया है? निर्मल वर्मा ने किया है, फॉर द फिल्म कीपर ऑफ द लास्ट हेड। इसको मिला है? निर्मल वर्मा को मिला है। याद रखिएगा, सिनेकाइंड अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? जो सिनेमा के द्वारा, फिल्म के द्वारा, साहित्य के द्वारा, या लिटरेचर, या कोई भी एनजीओ है जो किसके लिए काम कर रहा है? वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस फैला रहा है और एनिमल वेलफेयर के बारे में बता रहा है, तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये अभी से देना स्टार्ट हुए हैं। पहली टाइप फर्स्ट इट काइंड ऑफ यूनिक इनिशिएटिव है ये। किसके द्वारा लिया गया? फरदुल्ला हसन एंड मेनका संजय गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? नीना कालू becomes first artist with a learning disability to win टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज जीतने वाली है पहली ऐसी महिला हो गई है जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जूझ रही हैं, जिनमें थोड़ी बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी है, और उसके बावजूद भी इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? टर्नर प्राइज इन्होंने जीता है। ठीक है, तो आर्टिस्ट नीना कालू बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विथ अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज। ठीक है, टर्नर प्राइज के बारे में देखें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 में ये दिया जाना स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली आर्ट के फील्ड में दिया जाता है, जो जितनी अच्छी आर्ट वगैरह बनाता है, यूनिक आर्ट बनाता है, उस फील्ड में दिया जाता है। और इनको जो मिला है, नीना कालू को क्यों मिला है? क्योंकि कपड़ों के जरिए एक आर्ट बनाती है, कलाकृति बनाती है, जो कि कैसी होती है? कूकन लाइक स्कल्पचर बनाती है, विच शी मेड बाय ट्विस्टिंग, स्ट्रिलिंग एंड नॉटिंग फाउंड फैब्रिक एंड VHS टेप का यूज करती है। मतलब कपड़ों को फोल्ड के उनकी मूव कर किस तरह से कूकन लाइक की आकृति बनाती है। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है?
टन्नल प्राइज 2025 इन्हें दिया गया है। इस अवार्ड में कितनी प्राइज मनी मिलती है? 25,000। किसको मिला है? रीना कालू को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? पीएम मोदी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेटेड किया है, क्या किया है? एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इन्होंने इनॉग्रेटेड किया। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में किया है। He also unveiled 80 फुट स्टैच्यू ऑफ असम के पहले कौन रहे हैं? चीफ मिनिस्टर। ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेटेड हुआ है, किस नाम से? गोपीनाथ बरदौली के नाम से। तो गोपीनाथ बरदौली क्या रहे हैं? असम के पहले चीफ मिनिस्टर रहे। इसके साथ साथ ये जो टर्मिनल बना है, इसके साथ साथ 80 फुट का स्टैचू भी बनाया गया है। किसी का? किसका? गोपीनाथ बरदौली का ही बनाया गया है, जो कि आउटसाइड द न्यू टर्मिनल ऑफ द एयरपोर्ट नेम आफ्टर हिम। ठीक है, न्यू टर्मिनल जो बनाया गया है, हैंड अप, कितने करोड़ लगे हैं? 1.3 करोड़, सॉरी कितने पैसेंजर्स में आ सकते हैं? 1.3 करोड़ पैसेंजर एनुअली में आ सकते हैं। इस तरह से डिजाइन किया गया है, इतने पैसेंजर को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ईस्टर्न साइड, जो हमारी ईस्ट है, वहां पे बना है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा माना जा रहा है ये ऑल ओवर कनेक्टिविटी, ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टिविटी बनेगा। इंडिया की भी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगा। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। और ये जो बनाया गया है टर्मिनल बिल्डिंग, ये किस पे इंस्पायर्ड है? ईमेल्स की बैम्बू ऑर्चिड। बैम्बू, बांस और ऑर्चिड एक फूल है, उसकी थीम पर ये बनाया गया है। क्यों? क्योंकि बैम्बू और ऑर्चिड असम में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो असम की थीम को दिखाता है। ठीक है, तो कौन सा टर्मिनल इनॉग्रेटेड किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली टर्मिनल एयरपोर्ट। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। और गोपीनाथ बरदौली ही क्यों नाम चुना है? क्योंकि असम के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? गोपीनाथ बरदौली रहे। नेक्स्ट न्यूज अगर देखें तो वो भी असम से ही रिलेटेड है। पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन किसका रखा है? 10,600 करोड़ फर्टिलाइजर प्लांट का। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक प्लांट का रखा है असम में। कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़ में रखा है। तो ये कैसा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ 10,601 करोड़ ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट एट नामरू जगह है। कहाँ पर? इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम डिब्रूगढ़ है। उसमें कौन सी जगह है? स्पेसिफिक नामरू जगह का नाम है। ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट है, मतलब इसमें अमोनिया और यूरिया का प्लांट है। अमोनिया और यूरिया बनेगी। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है? कि नए लेवल पे स्टार्ट नहीं किया गया, पहले से वहां कोई प्लांट था, वहां कुछ बनता रहा होगा, उसी प्लांट को उन्होंने और ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, उसी को और रिजर्वनेट कर दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड बोलते हैं। जो न्यू लेवल से जमीन स्तर से शुरू किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन फील्ड प्लांट कहते हैं। लेकिन ये कैसा है? ब्राउन फील्ड प्लांट है। किसका है? अमोनिया यूरिया का है। तो इसमें किसानों को फर्टिलाइजर इजिली मिल पाएगा, कम लागत में मिल पाएगा। क्या? अमोनिया और यूरिया। तो असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी है, विल हैव एन एनुअल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड फॉर कमीशन इन 2030। 2030 से ये शुरू हो जाएगा बनाना। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बंगाल गवर्नमेंट, कौन है वहां पे? दीदी जी। कौन? ममता बनर्जी। तो बंगाल गवर्नमेंट रीनेम जॉब गारंटी स्कीम, तो इनकी जॉब गारंटी स्कीम थी उसका नाम इन्होंने क्या किया है? रीनेम किया। तो क्या है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रीनेम स्टेट जॉब गारंटी स्कीम क्या थी? महात्मा श्री टू ऑनर महात्मा गांधी। जो स्कीम थी वो पहले किसी और नाम से चलती थी, अब उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया गया है? महात्मा श्री रख दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सेंट्रल में जो
मोदी जी की सरकार है, उन्होंने एक बिल पास किया है, मनरेगा जो स्कीम चलती थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय एक्ट जो स्कीम थी, उसको न्यू नेम लेके आ रहे हैं, क्या? वीवीजी रामजी। क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के नाम से चेंज करने का बिल आया है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपनी जो इनकी कर्मश्री नाम से इन्होंने स्कीम निकाली थी, उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया है? महात्मा श्री स्कीम कर दिया है। तो महात्मा श्री स्कीम क्या है? मतलब जो पहले कर्मश्री स्कीम थी, अब उन्होंने नाम चेंज करके क्या किया है? महात्मा श्री स्कीम किया है। तो कर्मश्री स्कीम कब लेके आई थी वेस्ट बंगाल? ये 2024 में लेके आई थी। ये क्या कर रही थी? प्रोवाइड करा रही थी एम्प्लॉयमेंट किसके लिए? जो रूरल अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनको ये एम्प्लॉयमेंट दे रही थी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। और किनको? जिनका महात्मा गांधी नरेगा थ्रू जॉब कार्ड, एक जॉब कार्ड बनता है इस योजना के तहत, तो जिनका जॉब कार्ड बना हुआ था, उन्हें क्या दे रही थी? एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। पहले ये 75 दिन का था, बाद में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 100 दिन का रोजगार एम्प्लॉयमेंट। कौन दे रही थी? स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल दे रही थी। उस योजना का नाम क्या था? कर्मश्री योजना था। बट उस योजना को अभी चेंज करके क्या नाम रखा गया है? महात्मा गांधी स्कीम रखा गया। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।